नमस्कार साथियों, मैं अरविंद, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार राष्ट्रीय क्लासेज पार्ट ऑफ एग्जामपुर। हम एग्जामपुर से क्रांति। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको विदित होगा, हम राजस्थान भूगोल, विश्व भूगोल और मेरे प्यारे साथियों भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में चर्चा कर रहे थे ना। तो लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने जो भी पढ़ा प्यारे साथी, उसके बाद ये नवीन क्लास आपके सामने प्रस्तुत हुई है। उसके अंतर्गत देखिए, आप थंबनेल पर भी देख लिया होगा आपने, भूगोल की मीठी गोली। और प्यारे साथी, मीठी गोली राजस्थान भूगोल की होगी, समझ आ रही है? तो इस मीठी गोली को चूसते रहना प्यारे साथियों, ठीक है? आ जाइए प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत ध्यान रख लेना, यहां से सीधे सीधे प्रश्न भिड़ने की संभावना व्यक्त करेगी। एक बार सभी के सभी साथी लोग जुड़ जाएंगे। और प्यारे साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्सक्राइब कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। जसवंत सिंह जी, हरीश महावर जी, वेरी गुड। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। सुंदर कुकना, गुड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। सरस्वती केशव जी आ जाइए। बोली बाली छोरी तू भी आ जाओ, आ जाइए। हर्ष ओनली स्टडीज आ जाइए। प्यारे साथियों, आपके सामने मैंने पहला प्रश्न रखा है, और पहला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि महिलाओं का मेरे प्यारे साथियों, महिलाओं के लिए तथा महिलाओं के द्वारा दिया गया सिद्धांत निम्न में से प्यारे साथियों किससे संबंधित है? समझ आ रही बात? मैंने क्या कहा? आपने लोकतंत्र की परिभाषा सुनी थी क्या आज से पहले? लोकतंत्र की परिभाषा के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ठीक उसी प्रकार प्यारे साथियों प्रश्न बन सकता है कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है वो इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महिला सहकारिता, ऑप्शन बी महिला नव जागृति, ऑप्शन सी महिला शिक्षा आंदोलन। प्यारे साथियों, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। फटाफट से आंसर दीजिए, ध्यान से पढ़ते हुए मेरे प्यारे साथियों आंसर देना आपको। शाबाश। राठौड़ बना जी, वेरी गुड। सरिता चूरू से, प्यारे साथियों बहुत अच्छे। मिशन पटवार, शाबाश शाबाश। रोयल राठौड़, रिया गुदारा, बोली भाली छोरी सोनिया हूं, हाँ बिल्कुल सोनिया है। प्रेम भामू, राम राम जी, राम राम। हाँ वेरी गुड। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या किसी प्रश्न में अगर डी ऑप्शन आ रहा है तो आप उसी का आंसर डी होगा क्या? ये 100% शाश्वत सत्य थोड़ी है। कहीं संविधान में लिखा हुआ है क्या कि किसी भी प्रश्न में अगर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो तो वो कर देना आंख बंद करके? ऐसा तो नहीं है ना प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, इन तीन में से भी तो कुछ हो सकता है। तो आपके सामने बात आती है महिला सहकारिता से। समझ में आ रही है क्या बात? आपके सामने प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है कि महिला सहकारिता से इस सिद्धांत का संबंध है। कौन से सिद्धांत का? प्यारे साथियों, महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा दिया गया सिद्धांत आता है महिला सहकारिता सिद्धांत से। अब आ जाइए, थोड़ा सा हम इसको डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज दैट कॉपी और पेन आप लेकर के बैठे होंगे मेरे प्यारे साथियों, मैं ऐसे आपसे आशा करता हूं, और मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि सहकारिता किसे कहते हैं। हेडिंग डालिएगा, सहकारिता। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि सहकारिता की परिभाषा क्या होती है। सहकारिता किसे कहते हैं? प्यारे साथियों, सहकारिता की परिभाषा के अंतर्गत ध्यान रखना है कि मैंने आपके सामने लिखा अनेक व्यक्तियों या अनेक संस्थाओं, यानी प्रोफेशनली किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बात की इसने। क्या कहा? अनेक व्यक्ति रहेंगे इसमें, या अनेक व्यक्ति नहीं रहेंगे तो अनेक संस्थाएं रहेगी प्यारे साथियों। तो अनेक व्यक्तियों या अनेक संस्थाओं द्वारा, प्यारे साथियों, अनेक व्यक्तियों या अनेक संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, क्या कहा मैंने? किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर
प्रयास करना। समझ आ रही है? मैंने क्या कहा? सहकारिता किसे कहते हैं? अनेक व्यक्तियों या अनेक संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करना ही क्या कहलाता है प्यारे साथियों? सहकारिता कहलाता है। सहकारिता कहलाती है। तो एक सामान्य शब्दों में अर्थ की अगर बात करें, सामान्य शब्दों में अर्थ, तो सामान्य शब्दों में इस सहकारिता शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे साथियों, वो क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ, वो सहकारिता शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है एक सबके लिए, एक सबके लिए तथा सब एक के लिए। समझ आ रही है क्या बात? मैंने जो भी बात कही वो समझ में आई कि नहीं आई? पहली चीज तो परिभाषा, अनेक व्यक्तियों व अनेक संस्थाओं के द्वारा प्यारे साथियों किसी भी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी मिलकर प्रयास किया जाता है उसे हम सहकारिता कहते हैं। सहकारिता की परिभाषा यहां पर आपके सामने प्रस्तुत होती है। इसके अलावा हम थोड़ा सा अगर बड़े लेवल पर अब जब भी अध्ययन करेंगे, प्रोफेशनल सहकारिता नाम का जो टॉपिक लेंगे उसके अंतर्गत मैं बताऊंगा कि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा सहकारिता की क्या क्या परिभाषाएं दी गई थी। ये एक सामान्य परिभाषा थी जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट की है। प्यारे साथियों, सहकारिता शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी शाब्दिक अर्थ या सामान्य शब्दों में जो अर्थ होता है वो यही होता है कि सब एक के लिए या एक सबके लिए, या एक सबके लिए, या मेरे प्यारे साथियों सब एक के लिए, बात एक ही है। क्या समझ में आ गई बात आपको? यहां तक की बात समझ में आ गई? यस सर, ओके सर, डन सर, ओके। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यहां बिल्कुल सुमन मेघवाल जी शाबाश, केडी, अरविंद जहांगीर जी, किरण गौतम जी सर, सर नमस्ते, नमस्ते मेरे प्यारे साथी। सचिन खिचर जी, खुश रहो मेरे प्यारे साथी, आपको भी नमस्कार। चलिए, यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो मैं सहकारिता के बारे में आगे आपके सामने अध्ययन करना चाह रहा हूं। देखिए, सहकारिता के बारे में अगर आगे अध्ययन करूं तो आपके सामने अभी जो हमारा प्रश्न था वो प्रश्न क्या कह रहा था? वो प्रश्न कह रहा था कि महिला सहकारिता जो सिद्धांत है, उसी महिला सहकारिता सिद्धांत के अंतर्गत हम बात करते हैं कि ये क्या है। महिला, हेडिंग डाल लीजिएगा, महिला सहकारिता, महिला सहकारिता। और इस महिला सहकारिता सिद्धांत के अंतर्गत या महिला सहकारिता के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो महिला सहकारिता के अंतर्गत पहले साथियों ध्यान रखना है कि राजस्थान में सहकारिता के माध्यम से, राजस्थान में सहकारिता के माध्यम से प्यारे साथियों ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में प्यारे साथियों सुधार करना, या आर्थिक विकास के माध्यम से उनके सामाजिक स्तर को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करना, उनके जीवन स्तर, उनकी जीवन शैली, उनका रहन सहन, उनका खान पान प्यारे साथियों उसमें सुधार करना। क्या बात आपको यहां तक समझ में आ रही है? क्या यहां तक की आपको बात समझ में आ रही है? यानी महिला सहकारिता क्या होती है? सहकारिता की पर बिल्कुल डन 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 डन, ओके। मैंने अभी तक आपको जो बात की, सहकारिता की परिभाषा अलग है, लेकिन महिला सहकारिता क्या है प्यारे साथियों? मैंने आपके सामने महिला सहकारिता के अंतर्गत ध्यान देना, मैंने आपके सामने कहा कि राजस्थान में प्यारे साथियों मैंने क्या बात कही कि राजस्थान में सहकारिता के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से, राजस्थान में सहकारिता के माध्यम से क्या करना है? सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास द्वारा, ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास द्वारा, प्यारे साथियों ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास के द्वारा उनके सामाजिक स्तर को बढ़ाना, उनके सामाजिक
स्तर को बढ़ाना। अब उनके सामाजिक स्तर को बढ़ाया जाएगा किसके अंतर्गत? महिला सहकारिता के अंतर्गत। ठीक है साहब, बढ़ा देंगे, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए प्यारे साथियों आपको महिला सहकारी समिति का गठन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? महिला सहकारी समिति का गठन करना पड़ेगा। ठीक है, महिला सहकारी समिति का गठन करना पड़ेगा। और ये महिला जो सहकारी समिति का गठन करोगे ना आप, तो इस महिला सहकारी समिति के गठन के अंतर्गत आपको प्यारे साथियों, इस महिला सहकारी समिति के अंतर्गत जो ये मैंने आपको बताया था ना, वो सिद्धांत कौन सा था? यानी कि इस समिति के अंदर, इस समिति में मेरे प्यारे साथियों क्या करेगा? महिलाओं का सिद्धांत कार्य करेगा। कौन सा कार्य है साहब? हमें एक बार बताओ तो सही कि महिलाओं का जो सिद्धांत कार्य करेगा वो यही है, महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा दिया गया सिद्धांत। प्यारे साथियों मैंने आपको यही तो बात बताई कि इन समिति में या इस समिति में, कौन सी समिति? महिला साक्षरता समिति के अंतर्गत प्यारे साथियों इसमें महिलाएं कार्य करेगी पूरी तरह से। महिलाओं के द्वारा ये नियम लागू किए जाएंगे और महिलाओं के द्वारा प्यारे साथियों ये समिति पूरी तरह से संचालित होगी। ठीक है, इसमें ये सिद्धांत कार्य करेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपने इतने सी बात को तो नोट डाउन कर ही लिया होगा। चलिए आगे मैं आपको इसी महिला सहकारिता समिति के अंतर्गत बताऊं कि इसपे जो है राजस्थान के अंतर्गत महिलाओं से रिलेटेड 2 प्रकार के बैंक खोले गए हैं। बिल्कुल मोना योगी जी, ममता बगारिया जी, सचिन केचर जी, दुर्गेश दादी जी, नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। ठीक है, डन, वेरी गुड, समझ में आ गया सर। ओके सर, बहुत बढ़िया। हाँ, ये सहकारिता प्यारे साथी बहुत बोरिंग टॉपिक है, बस इसको एक बार समझने की आवश्यकता है। एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको ये टॉपिक प्यारे साथियों कठिन ना लगे। ठीक है, तो ध्यान देना। यहां पर आगे मैं आपको बता रहा हूं कि महिला सहकारिता समिति तो हमने बात कर ली, सिद्धांत की बात कर ली, लेकिन यहां पर प्यारे साथियों 2 प्रकार के बैंक खोले गए हैं। महिला मिनी बैंक, आपको पता है ना प्यारे साथियों, एक योजना राज्य सरकार के द्वारा एक योजना लागू की गई थी, उस योजना का नाम, यानी प्यारे साथियों योजना लागू की गई थी, उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम मेरे प्यारे साथी है अपना बचत घर योजना। क्या नाम है? अपना बचत घर योजना। ये योजना है, इस योजना के तहत नोट डाउन करना साथ के साथ, अपना बचत घर जो योजना है, इस योजना के तहत मेरे प्यारे साथियों एक बैंक डाला गया था। उस बैंक का नाम क्या है? उस बैंक का नाम है महिला मिनी बैंक। लिखिए, महिला मिनी, ठीक है, महिला मिनी बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी प्यारे साथियों? यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि महिला मिनी बैंक की स्थापना कब की गई? तो 17 जनवरी 2001 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 17 जनवरी 2001 में स्थापना की गई। किसकी प्यारे साथियों? महिला मिनी बैंक की। डायरेक्ट एक पर्सन नंबर से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में महिला मिनी बैंक की स्थापना कब की गई थी? 17 जनवरी की। अब दिमाग में कीड़ा उठ रहा है कि सर कहां पर की गई थी? प्यारे साथियों ये राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के अंतर्गत की गई थी। समझ में आ रही है? लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहां पर यह नहीं पूछा जाएगा, यहां पर आपके सामने प्रश्न ये नहीं बनेगा कि कहां पर की जाएगी, यह पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर महिला मिनी बैंक सर्वप्रथम कहां पर खोला गया था। यानी राजस्थान का पहला महिला मिनी बैंक प्यारे साथियों सर्वप्रथम कहां पर खोला गया था? तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का एक जिला आता है, उस जिले का नाम आता है जालोर जिला। कौन सा जिला आता है? जालोर जिला आता है मेरे प्यारे साथियों। समझ रहे हो बात को?
जालोर जिला, और इस जालोर जिले का एक गांव आता है, उस गांव का नाम है अकोली गांव। कौन सा गांव है? अकोली गांव। अकोली गांव में, अकोली गांव के अंदर खोला गया था। ठीक है। राजस्थान में महिला मिनी बैंक की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान में महिला मिनी बैंक की स्थापना जालोर जिले के अंदर अकोली गांव में की गई थी। सबसे पहला बैंक खोला गया था ये 2001 के अंतर्गत, जनवरी 2001 प्यारे साथी, 17 जनवरी 2001 के अंतर्गत खोला गया था। शाबाश मेरे प्यारे साथियों, यहां तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यहां पर एक और प्रश्न पूछ ले। प्रश्न प्यारे साथियों कहीं से भी पूछा जा सकता है, एग्जामिनर है मेरे प्यारे साथियों। तो वर्तमान में क्या बोला मैंने कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में राजस्थान के अंदर कितने महिला मिनी बैंक स्थित है? प्यारे साथियों डायरेक्ट आपका आंसर होना चाहिए 40 महिला मिनी बैंक है। राजस्थान में कितने प्यारे साथियों? 40 महिला मिनी बैंक स्थित है। 40 महिला मिनी बैंक स्थित है राजस्थान के अंदर। टोटल प्यारे साथियों वर्तमान में अभी वाली कंडीशन के अंतर्गत 2021 तक प्यारे साथियों कितने मिनी बैंक है? महिला मिनी बैंक 40 है। कितने प्यारे साथियों? 40। पहला कहां पर? जालोर के अकोली गांव के अंदर। क्या यहां तक बात हो किसी समझ में? क्या यहां तक की बात समझ में आ जाएगी? चलिए फिर यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, मैं इसे आपसे आशा करता हूं स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे साथियों। वापस मैं इसको रिवाइज कराऊंगा क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लग रहा है कि सहकारिता के अंतर्गत क्या चीजें हो रही है। अगर मैं आपको ये पहला क्वेश्चन करा करके डायरेक्ट आगे बढ़ जाता तो शायद मेरे प्यारे साथियों इन सूचनाओं से आप वंचित रह जाते, परीक्षा में सवाल आ जाता, आपका गलत हो जाता। मेरे प्यारे साथियों समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे इतनी सी आप सूचना दे दीजिए मेरे प्यारे साथियों। शाबाश शाबाश मेरे प्यारे साथी। निशा कुमारी, स्वरूप सिंह जी, ओके सर समझ में आ गया बिल्कुल। ममता बगारिया जी, केडी जी, निशा कुमारी जी, शाबाश। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए जैसे महिला बैंक स्थापित किया गया ना, महिला मिनी बैंक, ठीक उसी प्रकार दूसरा बैंक खोला गया था, महिला नागरिक सहकारी बैंक। एक और बैंक खोला गया, महिला नागरिक सहकारी बैंक। इससे रिलेटेड अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महिला नागरिक सहकारी बैंक की वर्तमान के अंतर्गत राजस्थान में कुल संख्या कितनी है? मेरे प्यारे साथियों क्या बोला मैंने कि राजस्थान में महिला नागरिक सहकारी बैंकों की टोटल संख्या कितनी है? तो इसके अंतर्गत संख्या आपको एक ही याद रखनी है कि राजस्थान में इनकी टोटल संख्या 6 है। कितनी है? 6 है मेरे प्यारे साथियों। तो 6 है तो इसके अंतर्गत आपको एक बात तो जरूर ध्यान रखनी है कि कौन से जिले के अंतर्गत कितनी कितनी संख्याएं है। समझ आ गई? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? शाबाश शाबाश मेरे प्यारे साथियों, वेरी गुड। एक आता आपके सामने उदयपुर जिला, एक आता आपके सामने जयपुर जिला। जयपुर के अलावा राजस्थान का एक जिला आता है प्यारे साथियों कोटा, और कोटा के बाद आता है भीलवाड़ा। ठीक है, कोटा और भीलवाड़ा। सर ये तो 4 ही हुए सर, और सर ये तो 4 ही हुए, आप तो 6 बता रहे हो, ये क्या हो रही है? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। प्यारे साथियों मैंने आपसे बात कही कि राजस्थान में महिला नागरिक सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 6 है। मेरे प्यारे साथियों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उदयपुर में इनकी संख्या कितनी आती है? 2 आती है। जयपुर में संख्या कितनी आती है? 2 आती है। एक कहां है? कोटा में। एक क्या है? एक कहां पे? भीलवाड़ा में है। क्या बताइए 6 हुई कि नहीं हुई मेरे प्यारे साथियों? बताइए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया। एग्जामपुर का फैन प्रेम भंबू, राकेश जाट, किट्टू करोली, सुमन मेघवाल, मोना योगी, सरस्वती केसर जी, ठीक है सर, डन सर, बहुत अच्छे सर, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। प्यारे साथी मजा तो आना ही है, मजा तो आएगा ही, कहां जाएगा? शाबाश। हाँ कह रही है कि सर जिस प्रकार राजस्थान में पहला महिला मिनी बैंक खोला गया था 2001 में जालोर के अकोली गांव में, सर और सर इसमें भी बता दीजिए ना सर राजस्थान का पहला नागरिक सहकारी बैंक कब खोला गया था?
प्यारे साथी, मुझे पता है यह दिमाग में कीड़ा जरूर उठेगा। आजा 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 मेरे प्यारे गुलगुलारती, तुझे मैं बता दूं कि राजस्थान के अंदर जयपुर जिले में सर्वप्रथम क्या खोला गया था प्यारे साथी? महिला नागरिक सहकारी बैंक खोला गया। महिला नागरिक सहकारी बैंक। नागरिक सहकारी बैंक खोला गया। ठीक है, ये पहला बैंक खोला गया मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान के अंदर ये पहला महिला सहकारी बैंक खोला गया था, महिला नागरिक बैंक खोला गया था। सर वो 2001 में खोला गया, तो प्यारे साथी ये भी 2001 में? ना मेरे प्यारे साथी, ना, बिल्कुल भी ना कर देना प्यारे साथी। ये जयपुर के अंतर्गत 1995 के अंदर खोला गया था। कब खोला गया था? 1995 के अंतर्गत खोला गया था। क्या इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, ओके सर, डन सर, ठीक है बेटी, ओके, शाबाश। चलिए इसका आप एक बार वापस से प्यारे साथियों देख लीजिएगा। मैंने अभी तक जो भी आपको बातें बताई है उनको रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक की जो बातें आपको याद हुई कि नहीं हुई मेरे प्यारे साथियों? देखिए हमने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया। देखिए मैं आपके सामने रीडिंग मार रहा हूं, आप भी मेरे प्यारे साथियों इसको एक बार पढ़ते चलना, ठीक है, साथ के साथ क्लियर करते चलना। सहकारिता की परिभाषा मैंने बताई, अनेक व्यक्तियों व अनेक संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करना ही सहकारिता कहलाता है। सामान्य शब्दों में सहकारिता शब्द का शाब्दिक अर्थ एक सबके लिए और सब एक के लिए होता है। प्यारे साथियों, इसी सहकारिता का एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं महिला सहकारिता। यदि महिला सहकारिता की परिभाषा आपसे पूछ ली जाए, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि राजस्थान में सहकारिता के माध्यम से गांवों में रहने वाली महिलाओं के आर्थिक विकास के द्वारा या उसके माध्यम से मेरे प्यारे साथियों उनके सामाजिक स्तर को बढ़ाना ही महिला साक्षरता का गठन किया गया। इसमें काम किया जाएगा, महिला सहकारी समिति का गठन किया जाएगा और इसके ऊपर प्यारे साथियों वो सिद्धांत कार्य करेगा। कौन सा? महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा दिया गया सिद्धांत कार्य करेगा। ये इसके अंतर्गत बात आ जाती है महत्वपूर्ण वाली। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों इसमें एक योजना गठित की गई थी, अपना बचत घर योजना। कब गठित की गई थी? 2001 में। इसी योजना के तहत राजस्थान में एक बैंक खोला गया था 17 जनवरी 2001 में। उस बैंक का नाम महिला मिनी बैंक। सर्वप्रथम कहां पर? जालोर जिले के कौन से गांव में? अकोली गांव में। प्यारे साथियों वर्तमान में इन बैंकों की संख्या कितनी आती है? 40 आती है। क्लियर मेरे प्यारे साथियों। आगे आपके सामने बात आती है महिला नागरिक सहकारी बैंक की। महिला नागरिक सहकारी बैंकों की संख्या राजस्थान में कितनी आती है? 6 आती है। 6 में कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर, जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा। उदयपुर में कितने बैंक है? 2। जयपुर में कितने हैं? 2। कोटा में 1, भीलवाड़ा में 1। प्यारे साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि महिला नागरिक सहकारी बैंक राजस्थान के अंदर सबसे पहले कहां पर खोला गया था? जयपुर में खोला गया था। कब खोला गया था? 1995 में खोला गया था। अब बताइए मेरे प्यारे साथियों यहां तक की बात आई समझ में कि नहीं आई? याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया भैया, मजा आ गया। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। ये पहला प्रश्न था पूरे के महिला का जो महिला सहकारिता सिद्धांत है उसका हमने पोस्टमार्टम कर लिया प्यारे साथियों। प्रश्न बनेगा तो यहां से बनेगा, यहां से बाहर नहीं जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने आता है और दूसरा प्रश्न देखिए कितना शानदार प्रश्न। क्या प्रश्न कह रहा है प्यारे साथियों? आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न है, एक तो दिया कथन, एक दिया कारण। इसमें आपको पूछ रहा है कि राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। राजस्थान में जलवायु तथा उच्चावच चाहिए नहीं,
राजस्थान में जलवायु तथा उच्चावच कारकों में विविधता पाई जाती है। क्या ये चाहिए? गलत टाइप हो गया प्यारे साथियों, बताइए। ए ऑप्शन आपके सामने एस और आर, यानी एस प्यारे साथी कथन है, आर कारण है। तो एस और आर दोनों सही है, एस और आर दोनों गलत है, एस गलत आर सही है, एस सही आर गलत है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, इसमें से ए बी सी डी चार ऑप्शंस आपके सामने है, इसमें से क्या होगा? शाबाश, बताइए आंसर डालिए फटाफट से, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। शाबाश। कोई बात नहीं, वेरी गुड वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया। आप मतलब कि कुल मिलाकर के कथन और कारण के प्रश्न तो सही कर सकते हो, क्योंकि आप में प्यारे साथियों इतनी तो क्षमता है, आप इतने तो समझदार हो चुके हो कि कौन सा कथन और कौन सा कारण क्या हमारे सामने कौन सी सूचना प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों। पहली चीज तो मैं इसका आंसर बताते तो आंसर बताते हुए आपके सामने प्रदर्शित कर देता हूं। प्यारे साथी, एस और आर दोनों सही है इसमें, ठीक है, एस भी सही है और आर भी सही है। यानी राजस्थान की जनसंख्या का वितरण प्यारे साथियों समान नहीं है, असमान है। और आपके सामने राजस्थान में जो जलवायु है और उच्चावच है, उनके कारकों में प्यारे साथियों साफ रूप से आपको प्यारे साथियों विविधता दिखाई देती है कि नहीं है? राजस्थान की उच्चावच प्यारे साथियों समतल है क्या? राजस्थान किस तरह करती समतल है क्या? कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं बहुत ज्यादा नीची है, कहीं पठारी भाग है, तो यानी कि उबड़ खाबड़ है। इसके अलावा जलवायु प्यारे साथी अलग अलग दिखाई देती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में अलग जलवायु है, राजस्थान के पूर्वी भाग में अलग जलवायु है ना? तो प्यारे साथियों यहां पर आपके सामने जलवायु में विविधता और उच्चावच में विविधता, यानी कि दोनों के दोनों आपके सामने कथन सही है। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको एक चीज याद रखनी कि राजस्थान की जनसंख्या का वितरण असमान क्यों? क्योंकि देखो कथन के अंतर्गत ये तो लिखा हुआ है राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। असमान का कारण प्यारे साथियों आप यहां पर समझिए एक चीज को। देखिए, राजस्थान का ये भौतिक प्रदेश है, सॉरी ये राजस्थान का नक्शा है, सॉरी भौतिक प्रदेश तो आप बताएंगे हम। ये राजस्थान का प्यारे साथी नक्शा है और इसी नक्शे के अंतर्गत ये आपके सामने अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, अरावली पर्वतमाला है। तो मैंने आपके सामने कहा कि राजस्थान में जो जनसंख्या का जो वितरण है ना, वो वितरण कैसा है? वो असमान है, असमान है। कैसे असमान है? वितरण का मतलब, वितरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे साथी फैलाव, तो जनसंख्या का फैलाव असमान ही तो है। अरे असमान नहीं क्या? आप भौतिक प्रदेशों में पढ़ते हो कि इस वाले प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या यहां पर रहती है ना, 10% मेरे प्यारे साथी यहां पर रहती है, 23% जनसंख्या यहां पर रहती है, और मेरे प्यारे साथियों 11% जनसंख्या यहां पर रहती है ना। तो अब आप मुझे बताओ कि वितरण असमान हुआ कि नहीं हुआ? राजस्थान के पश्चिमी भाग में 40% जनसंख्या, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में प्यारे साथियों 11% जनसंख्या, और राजस्थान के इस पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत 23% जनसंख्या और 10% अरावली पर्वतमाला के आसपास यहां की जनसंख्या। तो असमानित तो हुआ वितरण प्यारे साथियों, असमानित तो हुआ। अगर समान ही रखना था, यहां 23 सब जगह 23 रखते हैं, यहां सभी जगह पर आप समान रखते ना, तब जाकर के आपकी जनसंख्या का फैलाव बिल्कुल समान होता। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब मैं थोड़ा सा आपको जनसंख्या के अंतर्गत बता देता हूं थोड़े से फैक्चुअल डेटास के बारे में। फैक्चुअल डेटास के बारे में मैं आपको बताऊं तो अभी वर्तमान के अंतर्गत आपके सामने कौन सी जनसंख्या चल रही है मेरे प्यारे साथियों? सबसे पहले आपको बता दूं मैं 2011 की जनगणना के संदर्भ में, 2011 की जनगणना के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको यदि पूछ लिया जाए कि संविधान की कौन सी सूची का विषय है, संविधान की कौन सी सूची का
विषय है। क्या क्या विषय है, कौन है विषय? तो संविधान की कौन सी सूची का विषय मेरे प्यारे साथियों? तो आपके सामने सूची जो आएगी ना, वो सूची आएगी कौन सी मेरे प्यारे साथियों? संघ सूची। कौन सी सूची आएगी? संघ सूची का विषय है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा आपको कि जनगणना जो है वो जनगणना संविधान की कौन सी सूची का विषय है, तो वो आपके सामने आ जाएगा संघ सूची का विषय। होती है ना, 3 सूचियां ना, संघ सूची, राज्य सूची और प्यारे साथियों आपके सामने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती है ना। तो इनमें से प्यारे साथियों आपके सामने संघ सूची का विषय आता है कौन? जनगणना। अब इस संघ सूची में कितने विषय हैं? टोटल 100 विषय हैं। 100 विषय हैं और इन 100 में से आपके सामने जो जनगणना का जो विषय नंबर है वो कितना है? 69वां, यानी 69वां विषय जो है, 69वां विषय, 69वां विषय जो है प्यारे साथियों, 100 विषयों में से 69वां विषय आपका जनगणना का विषय आता है। ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन हो गया प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा डीपली आपके सामने उठा करके फेंकेगा एग्जामिनर। तो आप मुझे बताना है कि संविधान की 100 संघ सूची के 100 विषयों में से जनगणना कौन से नंबर का विषय है? 69 यानी 69वां विषय आता है आपके सामने। अब आपके सामने बात में डाल देता हूं किसके बारे में, कि विश्व जनगणना दिवस कब मनाया जाता है या विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लिखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मेरे प्यारे साथियों मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 जुलाई के दिन। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई के दिन प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्यारे साथियों, इसी 2011 की जनगणना के संदर्भ में आपसे एक प्रकार का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि ये जो 2011 की जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की थी? और मेरे प्यारे साथियों आपके सामने पूछ ले कि क्रमानुसार, क्रम के अनुसार जो है ये कौन से नंबर की जनगणना थी? फटाफट से आंसर डालिए, फिर मैं आपके सामने लिखा देता हूं इसको। मैं वेट कर रहा हूं आपके उत्तर का, बताइए। शाबाश। यस यस मेरे प्यारे साथियों, आ जाइए आ जाइए। एक बार मैं भी बता देता हूं आपको, आप तो बहुत ही होशियार निकले रहे, आप तो बहुत ही ज्यादा होशियार निकले रहे। सीतारामो मैं तुम्हें आपको बता देता हूं प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि जो 2011 की जो जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की तो 7वीं थी। कौन सी थी? स्वतंत्र भारत की 7वीं ठीक है। तो स्वतंत्र भारत की, प्यारे साथियों, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और ये पहला पॉइंट तो इधर हो गया। दूसरा पॉइंट आपके सामने लिखना है कि क्रमानुसार, किसके अनुसार? क्रमानुसार मेरे प्यारे, क्रमानुसार की बात की जाए तो क्रमानुसार में भारत की ये कौन सी थी? क्रमानुसार में यह भारत की 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना थी, ठीक है। कौन सी? ये 2011 वाली। अब आप मुझे पूछोगे कि सर हमें इतना तो पता चल गया कि स्वतंत्र भारत की, क्या पता चल गया आपको? कि स्वतंत्र भारत की 7वीं, यानी प्यारे साथियों 1947 में आजाद होते हैं तो 1947 से इसको गिनेंगे, लेकिन क्रमानुसार के अंतर्गत हम कब से गिनेंगे? तो क्रमानुसार के अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश 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 शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो क्रमानुसार के अंतर्गत आपको याद रखना है कि जो भारत की पहली जनगणना हुई थी, कब हुई थी?
भारत की पहली जनगणना मेरे प्यारे साथियों 1872 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी। तो ध्यान रखना, यहां पर लिखिएगा भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी मेरे प्यारे साथियों, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल के अंतर्गत हुई थी भारत की पहली जनगणना। ठीक है, तो ये जो 15वीं जनगणना मापी जाएगी ना, वो कहां से मापी जाएगी? 1872 से मापी जाएगी, 1872 से मापी जाएगी। भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल के अंतर्गत हुई थी। लेकिन आपको पूछ लिया जाए मेरे प्यारे साथियों कि भारत की व्यवस्थित, हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट शब्दों में आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सतत या व्यवस्थित जनगणना, भारत की सतत एवं व्यवस्थित जनगणना जो हुई थी वो हुई थी मेरे प्यारे साथियों 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो अब 1881 ईस्वी के अंतर्गत जो वायसराय था, वो गवर्नर जनरल जो था वो था क्या? कौन था? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल के अंतर्गत सतत या सुव्यवस्थित प्यारे साथियों जनगणना हुई थी। और आपके सामने मेरे प्यारे साथियों 1872 के अंतर्गत क्रमानुसार भारत की जनगणना हुई थी। तो क्रमानुसार में हम 1872 से गिनेंगे। आपके सामने यहां तक की बात समझ में आ जानी चाहिए। क्या यह बात समझ में आ गई? क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? बिल्कुल, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। अच्छा, विश्व की, तो विश्व की मेरे प्यारे साथियों, विश्व की जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1790 में। लिख लो प्यारे साथियों, ये बात भी लिख लो, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, आपके सामने लिख लो, काम में ही देगी प्यारे साथियों। एसएससी जैसी परीक्षा में पूछा जाता है कि विश्व की पहली जनगणना, ठीक है, विश्व की पहली जनगणना कब हुई थी प्यारे साथियों? विश्व की पहली जनगणना हुई थी 1790 ईस्वी में। और 1790 ईस्वी के अंतर्गत जो जनगणना करवाने वाला देश था, उस देश का नाम था अमेरिका। यानी ये अमेरिका देश के द्वारा जो जनगणना करवाई गई थी वो कौन सी जनगणना थी? ये मेरे प्यारे साथियों आधुनिक किस्म की जनगणना थी। ठीक है, आधुनिक किस्म की जनगणना थी। ठीक है, अब आपको पता है हम भारत की जनगणना पढ़ रहे हैं, तो हम भारत की पढ़ रहे हैं, तो यहां पर मैं लाइन खींच देता हूं, वापस हम भारत के बिंदु पर आते हैं। तो भारत के बिंदु पर आते हैं, तो भारत के अंतर्गत मैं बताऊं कि भारत की जनगणना कोष्टक में लिखेंगे 2011 वाली का निर्देशन। ठीक है, भारत की जनगणना का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों इसका ध्यान रखना है कि इसका जो निर्देशन करने का कार्य सी चंद्रमौली के द्वारा किया गया था। सी चंद्रमौली जी के द्वारा। इंपोर्टेंट फैक्ट प्यारे साथियों मैं बता रहा हूं आपको, सी चंद्रमौली के नेतृत्व में मेरे प्यारे साथियों 2011 की जनगणना की गई थी। इस जनगणना का शुभंकर आपसे पूछ लिया जाए तो प्यारे साथियों आपको शुभंकर ध्यान रखना है कि इस 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षा प्यारे साथियों, यहाँ की प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका इसका क्या था? शुभंकर था। और आपसे पूछ लिया जाए इसका जो ध्येय वाक्य जो था
जो स्लोगन जिसे हम कहते हैं प्यारे साथियों, स्लोगन आपको याद रखना है कि हमारी प्यारे साथियों क्या, मेरी जनगणना मेरा अधिकार। हाँ बिल्कुल, मेरी जनगणना मेरा अधिकार। ठीक है, मेरी जनगणना मेरा अधिकार मेरे प्यारे, मेरी जनगणना मेरा अधिकार। यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। क्या आपको सभी को यहां तक की बात समझ में गई? क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? क्या? शाबाश शाबाश शाबाश। सर, स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की मेरे प्यारे साथी 1951 में हुई थी, है ना? लिख लो मेरे प्यारे साथियों। आप देखो, आप प्रश्न पूछ रहे हो, उससे पता चल रहा है प्यारे साथियों आप परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था ये भी, है ना? तो यहां पर लिख लीजिए आप, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय जनगणना। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय जो जनगणना थी वो प्यारे साथियों कब की थी? ये आपके सामने ध्यान रखना आपको कि स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय जनगणना थी 1951 के अंतर्गत हुई थी। और ये प्यारे साथियों आपको पूछ ले जाए क्रम के अनुसार ये कौन से नंबर की जनगणना थी, तो ये नंबर थी प्यारे साथियों 90 नंबर की, यानी 9वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 9वीं जनगणना कब हुई थी ये भी पूछ सकता है। तो ये स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय जनगणना प्यारे साथियों 9वीं जनगणना थी जो 1951 के अंतर्गत आयोजित की गई थी। शाबाश। हाँ, इसी के साथ में एक और लिख लेना कि 1931 के अंतर्गत प्यारे साथियों 1931 में भारत की पहली जातिगत जनगणना आयोजित की गई थी। लिखो, 1931 में भारत की पहली जातिगत जनगणना आयोजित हुई। ठीक है, जाति के आधार पर यह जनगणना की गई थी मेरे प्यारे साथियों, जाति के आधार पर यह जनगणना आयोजित की गई थी। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या आपको? क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई मेरे प्यारे साथियों? एक बार मुझे कमेंट करके आंसर दीजिएगा, आपको यहां तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आई? देखिए, अभी तक की जो बातें हमने अध्ययन की थी उन्हीं अध्ययन की हुई बातों के बारे में वापस एक बार डिवाइड कर लेते मेरे प्यारे, रिवाइज कर लेते। डिवाइड क्या करेंगे, देखिए 2011 की जनगणना ये पढ़ा हमारे सामने प्रश्न प्यारे साथियों अलग था, लेकिन हमने 2011 की जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखा। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी संविधान की कौन सी सूची का विषय है? संविधान की संघ सूची का विषय है। संविधान की संघ सूची में 100 विषय आते हैं, उनमें से 69वां विषय मेरे प्यारे साथियों ये आता है, विश्व की जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी मेरे प्यारे साथियों 2011 वाली। क्रमानुसार बात करें तो 15वीं थी, और 15वीं किसके आधार पर आएगी? 15वीं मेरे प्यारे साथियों 1872 के आधार पर आएगी। ये 1872 में भारत की पहली जनगणना आयोजित हुई थी जो लॉर्ड मेयो के काल के अंतर्गत आयोजित हुई थी। भारत की पहली सतत या व्यवस्थित जनगणना 1881 के अंतर्गत आयोजित की गई थी लॉर्ड रिपन के काल के अंतर्गत। प्यारे साथियों, नेक्स्ट आपसे पूछ ले जाए कि विश्व की पहली जनगणना 1790 के अंतर्गत अमेरिका में आयोजित की गई थी। ये आधुनिक किस्म की जनगणना थी। भारत की जनगणना मेरे प्यारे साथियों 2011 का निर्देशन, 2011 की भारत की जो जनगणना थी इसका निर्देशन का कार्य शिव चंद्रमौली के द्वारा किया गया था। प्रगणक शिक्षा इसका शुभंकर था। मेरी जनगणना मेरा अधिकार इसका स्लोगन था, इसका ध्येय वाक्य था मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद आपके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न ये था कि स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय जनगणना 1951 के अंतर्गत आयोजित की गई थी जो 9वीं जनगणना थी मेरे प्यारे साथियों। 1931 में भारत की पहली जातिगत जनगणना आयोजित हुई थी। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे
साथियों इस प्रश्न का आंसर आपको आ जाना चाहिए। एस भी सही है, आर भी सही है। जनगणना पूरा वितरण हमने देखा असमान है, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों इसके रिलेटेड सब बातों के बारे में, जलवायु आपको मैंने अच्छे तरीके से टॉपिक करवाया हुआ है, उच्चावच वाला टॉपिक मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। क्या बात समझ में आ गई यहां तक की? क्या यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आता है वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? वो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए ये 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न आपके सामने ये है कि 2001 और 2011 ये जो जनगणना हुई थी इनके मध्य में राजस्थान के किन जिलों के अंदर जो है प्यारे साथियों कमी आई है? किसमें कमी आई है? लिंगानुपात में कमी आई है। देखो लिंगानुपात में इस प्रश्न को यूं पढ़ना, देखिए मैं पढ़ के बताता हूं आपको। जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में प्यारे साथियों लिंगानुपात में कमी आई है? ठीक है, किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? राजसमंद एवं चूरू, अजमेर एवं धौलपुर, अजमेर एवं झालावाड़ या धौलपुर एवं झालावाड़? बताइए मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर दीजिए फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर डालिए फटाफट से। शाबाश, बहुत बढ़िया। कमी किसमें ये बताइए आप तो। शाबाश, 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 शाबाश। देखो देखो, कोई बी दे रहा है, कोई ए दे रहा है, कोई सी दे रहा है। बताइए। शाबाश। अरे कोई डी भी दे दो। डी नहीं है क्या कोई देने वाला? शाबाश। चलिए प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो प्रश्न होगा मेरे प्यारे साथियों ए, यानी राजसमंद और चूरू। राजसमंद और चूरू जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं कि जो राजसमंद का और चूरू का जो लिंगानुपात होगा, राजसमंद का 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात होगा वो होगा 990। ठीक है, और चूरू जिले का 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात होगा वो होगा 940। समझ आ रही है? समझ आ रही है कितनी सी बात? लिंगानुपात मेरे प्यारे साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजसमंद जिले का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 990, और चूरू का 940 प्यारे साथियों आपके चूरू का होगा। अब यहां पर बात आ जाए प्रश्न की। हाँ, प्रश्न की बात आ जाए कि 2000 प्यारे साथियों 2001 में और 2011 के अंदर राजस्थान का लिंगानुपात पूछ लिया जाए आपसे। कहां का? राजस्थान का लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो 921 लिंगानुपात तो होगा राजस्थान का 2021 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार, और जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 928 होगा। यानी कि मेरे प्यारे साथियों 2000 राजस्थान की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में वृद्धि हुई है राजस्थान के, लेकिन जिलों के अंतर्गत पूछा जाए तो इन जिलों में प्यारे साथियों घटोतरी हुई है। ठीक है, कमी हुई है। समझ आ रही बात? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात ये होता है मेरे प्यारे साथियों प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति को ही लिंगानुपात कहते हैं। यानी कि आपके सामने अगर ये 990 है ना, तो राजसमंद जिले में 1000 पुरुषों के ऊपर 990 स्त्रियों की संख्या है। चूरू में प्रति 1000 पुरुषों पर 940 प्यारे साथियों महिलाओं की संख्या है। यही लिंगानुपात है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हमने 3 प्रश्नों के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। आशा करता हूं आपको ये जो है
सेशन पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्यारे साथियों लाइक कर सकते हैं। और अगली क्लास के अंतर्गत मैं चाहता हूं कि अभी जितनी संख्या है उससे डबल हो। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय।